जी जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खुर्शीद ज़मान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़मान टीवी यूएसए का प्रोग्राम ज़मान फोरम। आज मेरे प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू होंगे जनाब शाह ग़ुलाम कादर साहब, स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली, और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, सदर पाकिस्तान पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर। नाजरीन, आज हम ने मौजू चूज़ किया है आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा, और ये मौजू के अंदर हम मुख्तलिफ जो सिचुएशंस हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल, जैसा कि आज़ाद कश्मीर असम्बली ने बजट पास किया, कुछ बजट पे बात करेंगे, कुछ 14वीं तरमीम के हवाले से बात करेंगे, और इन दोनों माज़ज़ मेहमान ग्रामी से मैं ये जानूँगा कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल क्या है। तो इसलिए आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हो सकते हैं, और आप मेरे माज़ज़ मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं, और मैं आगे बढ़ता हूँ और प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। शाह ग़ुलाम कादर साहब से पहले हुकूमत का मौक़िफ़ ले लेते हैं और उसके बाद अपोज़िशन का मौक़िफ़ लेंगे। शाह साहब, आज़ाद कश्मीर असम्बली का 2021 का बजट बड़े फ्रेंडली माहौल में पास हो गया। ज़रा सी अपोज़िशन की, मेरा ख़्याल है माजिद खान साहब ने, उसके अलावा सारों ने ही तकरीबन आपसे इत्तेफ़ाक किया। तो ये क्या कुछ मतलब इतना अच्छा बजट था कि अपोजिशन को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला? क्या कहेंगे इस बजट के हवाले से? शाह ग़ुलाम कादर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी शाह साहब। शाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, चोई लतीफ़ अकबर साहब, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही एक्चुअली है? हर हुकूमत की जी सर। जी शाह साहब। अच्छा, उनका राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है। चोई साहब, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी दे रही है। अच्छा, तो वो मैंने सवाल उनसे किया था, मगर जवाब से पहले ही उनका डिस्कनेक्शन हो गया। तो मैं चाहता था पहले हुकूमत की बात रखते, तो फिर अपोजिशन का मौक़िफ़ लेते, क्योंकि अगर चलें जब तक शाह साहब दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो चोई साहब, एक ये बात के जी सर। शाह साहब से कि लाइव आ जाए जी और शाह किसी साहब। वीडियो पे उस पे शाह साहब लाइव आ जाए, और टेलीफोन जो है ना इस पे व्हाट्सएप कॉल करके आप शामिल हो सकते हैं, तो आपकी आवाज़ आपकी ठीक आ जाएगी उस तरह। अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल है अभी शाह साहब ने रीजॉइन किया है। सर, अभी आपको आवाज़ आ रही है शाह ग़ुलाम कादर साहब? जी 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 आवाज़ आ रही है जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, मेरा सवाल आपने पूरा सुन लिया था? जी, सवाल तो सुन लिया था। अच्छा, तो अभी आप बात करें ना, मेरे सवाल का जवाब दें, फिर मैं आगे आगे बढ़ूंगा लतीफ़ अकबर साहब की तरफ। जी जी। जनाब। हर जी, बतौर स्पीकर जो है, मेरा कोई रोल नहीं होता कि मैं हुकूमती मामलात में कोई मुदाखलत करूं, लेकिन एक स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐवान में अमन व अमान को बरकरार रखे, और जो है दोनों फरीक अगर किसी बात पे उनके दरमियान कोई वजह है तनाज़े का, तो उसके लिए भी तो मैंने इस दफ़ा भी कोशिश की, और अपोजिशन को और हुकूमत को एक अपने चैम्बर में मौका दिया कि वो आपस में बैठ के मामलात को तय कर लें। तो बड़ी खुश असलूबी से मामला तय हो गए। उसमें माजिद खान साहब खुद भी मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई मुखालफत की है, कि किसी रुकन ने मुखालफत नहीं की जो उनके इश्यूज़ थे। देखें, आज़ाद कश्मीर की तामीर व तरक्की में कोई पार्टी ये नहीं कह सकते कि जी हम तामीर व तरक्की नहीं चाहते, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो उसमें इश्यूज़ होते हैं कि भाई अपोजिशन के हलकों में फंड्स के हवाले से, तो वो जब सेटल हो गए
तो तमाम अरकान ने जो है भरपूर शिरकत भी की, आपने अपनी तकारीर भी की, बल्कि माजिद खान साहब को सबसे ज़्यादा टाइम मिला। एक दिन पहले मिला, उसके बाद दूसरे दिन दोबारा उनको वक्त दिया गया, तो काफ़ी वक्त उन्होंने अपनी बात पहुंचाई और इत्तेफाक राय से जो है ये बजट जो है इस दफ़ा पास हो गया। जो लतीफ़ अकबर साहब, आपने शाह गुलाम कादर साहब की बात सुनी है? जी जी बिल्कुल सुनिए। मैं शुक्र है जी शाह साहब को आज आवाज़। जी खुर्शीद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अभी? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। और अभी मैं मौक़िफ़ ले रहा हूँ बजट के ऊपर चोई साहब का। आपके जवाब के बाद देखते हैं ये क्या कहते हैं। जी चोई साहब। शाह साहब, आपको तकरीबन पौना घंटे से ज़्यादा टाइम हुआ, आप लेट हुए हैं। तो पहली बात तो ये है, और सच्ची बात है कि काफ़ी मैंने और भी थोड़े इश्यूज़ थे मैंने करने थे, लेकिन एनीवे मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आप इस पर आ गए हैं। जहाँ तक देखिए जी, जहाँ तक इस बात लगे है कि शाह गुलाम कादर साहब, पहली बहुत ये बात नहीं है कि आपका जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आप अमन व अमान की सूरत हाल बार प्रकार रखें। अमन व अमान सूरत हाल आपका जिम्मा नहीं है। एज ए स्पीकर आपकी जिम्मेदारी है कि कायद ज़बात कार के मुताबिक और आइन और कानून के मुताबिक आप असम्बली को लेके चलें। उसमें डेफिनेटली सारी दुनिया की असम्बलियों में ये ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है कि अभी ये रवाज इतना नहीं चला। एक हाउस बिजनेस कमेटी बनती है हर इजलास से पहले, और हाउस बिजनेस कमेटी जो है वो ये बात तय करती है कि कितना टाइम हमने इस बजट को या इस इजलास को चलाना है। उसमें आवर्स तकसीम की जाती है। मतलब इस तरह पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपोजिशन सारी को आवर्स दिए। फिर अपोजिशन आपस में डिपेंड उस पर देखती है कि हमने किस अपने पार्टी को कितना ओवर जो है वो उसको देना है, कितना टाइम उसको देना है। तो ये बातें अभी हमारा चूँकि असम्बली में इस हद तक नहीं बात पहुंची, तो इसलिए फिर अमन अमान की बात हो रही है, जबकि रूल्स के मुताबिक। जहाँ तक इस बात लगेगा सर कि जो फंड्स के मामला, इशू फंड्स का कतई तौर पर नहीं है शाह साहब। आज़ाद फील्ड हमने सिर्फ इसलिए नहीं कायम किया कि हम यहाँ पे फंड्स की बुनियाद पे जो है ये मामला को आपस में सेटल कर लें। हमने ये खिता कश्मीर इसलिए आज़ाद कराया था कि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बुनियादी तौर पर बेस कैंप है। अगर फंड्स की बात हो जाए तो इंडिया जो है मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर अरबों खरबों रुपए के फंड जो है वहाँ पे इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे वहाँ के लोगों ने कभी उस फंड्स को खातिर में नहीं लाया। उसके बावजूद वो अपनी जदोजहद जो जा रहे कि आज भी देखें किस तरीके से बच्चे, बच्चियाँ, नौजवान, बूढ़े जो हैं वो अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हमारी लीडरशिप जो है और ये की वो सारी जिम्मे है। और आप देख लें कि 25-26 साल हो गए शबीर शाह को तिहाड़ जेल के अंदर। अब कितना हो गया, 6 साल हो गए हैं अपने यसीर मलिक साहब को तिहाड़ जेल के अंदर। इज ए सिक मैन, बीमार आदमी है, उसको वहाँ पे उन्होंने रखा है, कोई फैसिलिटी वहाँ पे मौजूद नहीं है। इसी के से बाकी लोग जो हैं वो वहाँ पे आसिया अंद्राबी जो खातून है उसको रखा है, नाहिदा नसीन को रखा है, फहमीदा सूफी को वहाँ पे रखा है, और बेशुमार लोग मेरे पास लिस्ट मौजूद है जो वहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने अब्दुल गनी लोन को कत्ल किया, शहीद किया, फिर उन्होंने मीर मौलवी फारूक साहब को शहीद किया, शेख अब्दुल अजीज को शहीद किया। उन्होंने बेशुमार, और आज भी 11,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडिया की दिल्ली और आगरा और पेशवार और कंसंट्रेशन कैंप में रखे हुए हैं। और हमारे जो बच्चे या बच्चियां वहाँ पे यूनिवर्सिटीज या कॉलेज इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है। आपने शाह साहब को यकीन तो पता होगा, अभी सफूरा पता पूरा नाम उसका, लेकिन पहला नाम उसका सफूरा समथिंग है। उसको वो जामिया मिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी, तो वो शी वाज प्रेग्नेंट, और उसको उन्होंने उसके खिलाफ केस किया। उस केस में वो वहाँ पे कुछ स्ट्राइक चल रही थी, उसमें शामिल हो गए, केस किया, फिर उसकी बेल होगी। बेल होने के बाद फिर आना ये जो है उसके ज़रिए वहाँ पे उसको फिर दोबारा गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाला है। शी इज़ प्रेगनेंट वूमेन, और वहाँ पे आपको पता है कि कोरोना का इशू भी है, लेकिन कोई इंसानियत वहाँ में नहीं। लेकिन ये बात यहाँ पे आज़ाद फील्ड के अंदर क्या देना जी, कि अगर अपोजिशन इस बात पे कंप्रोमाइज़ करती है तो आई एम सॉरी टू से दिस इज नॉट ए अपोजिशन एट ऑल। और मैं समझता हूँ कि जितना बुरा परफॉर्म इस अपोजिशन ने इन 5 सालों में किया, 4 सालों में किया, इतना कभी किसी असम्बली में इस तरह नहीं हुआ। देखे हुकूमत के साथ हम मैं नहीं कहता कि आप उनके बंदूकें लेके खड़े हो जाए, लेकिन जो बात कहने वाली होती है, मतलब ये जो बजट है, शाह साहब चलेंगे, ये जो बजट है जो 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 इस दफ़ा उन्होंने पास किया है भाई साहब, इस बजट को अगर आप देख लें, इस बजट में कौन सी तरजीहात इस गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है।
कौन से कश्मीर के पे इसकी उनकी तरजीहात कर रहे हैं, जो सेहत के हवाले से इनकी कौन सी तरजीहात है, कोरोना के हवाले से इनकी कौन सी तरजीहात है, और बाकी एग्रीकल्चर के हवाले से कौन सी याद है। जो हमारे जो लोग बैरून मुल्क से जॉब्स लेस होके पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर आ गए और पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर आ गए, उनके लिए इनके पास क्या प्रोग्राम है। जो हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं उसके लिए इनके पास क्या प्रोग्राम है, मुझे आप बता दें। अनफॉर्चुनेटली अपना अपोजिशन है जी, अपोजिशन ने इन इश्यूज में से किसी एक इश्यू को भी असेंबली में उठाने की कोशिश नहीं की है। अगर जाती फंड्स की बुनियाद पे ये फैसले करेंगे अपोजिशन के, तो मैं नहीं समझता कि ये असेंबली जो है उसकी असेंबली की कारकर्दगी पे सवाल उठते हैं। मैं आपको बता दूँ, अपोजिशन का वजूद जो है वह किसी भी असेंबली के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि अगर कोई 5 करोड़ रुपए के लिए, 2 करोड़ रुपए के लिए, 1 करोड़ रुपए के लिए आज़ाद कश्मीर के लोगों के तहरीक आज़ादी कश्मीर पे और ये बाकी जो इश्यूज हैं इन पे अगर वो कंप्रोमाइज को करता है, देन ये इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती बयान नसीब बता रहा हूँ शाह साहब को। ये इसमें शाह साहब अपना चौधरी साहब आपका मौकफ आ गया डिटेल से, इसमें शाह साहब का कसूर नहीं है। शाह साहब ही स्पीकर, ये तो कसूर है हमारे जो वहां पे बैठे हुए लोग हैं, और गवर्नमेंट का कसूर है कि वो उनको इन चंद टकों के ऊपर वो खरीदना चाहती है। अगर खरीदने की बात ही होती, मैं समझता हूँ कि फिर तो मकबूजा चीज में ज्यादा पैसे, इससे ज्यादा पैसे इंडिया जो है सर्फ करके लोगों को खरीद सकता है, वो नहीं उनके जमीर खरीद सका। तो इनको गवर्नमेंट अपोजिशन को या गवर्नमेंट को इन इश्यूज पे को एड्रेस करना चाहिए था। और हालात के मुताबिक जो बजट जो है बनता है, ये बजट को आम बजट नहीं था, ये बजट था, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात के अंदर बजट बनाया जाना था। इसके जैसे मैंने शाह साहब चले गए थे बीच में से कि इसको सेहत के हवाले से, कोरोना के हवाले से, और इसको जो बेरोजगार लोग हमारे बैरून मुल्क से और पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर के अंदर आए हैं उनके हवाले से, स्मॉल इंटरप्राइजेस के हवाले से, इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स जो हमारे थे उनके हवाले से कि उनको कैसे हम इंटरनेट की, आप इंटरनेट की कहते हैं जी, एजेके यूनिवर्सिटी का जो है बंदे हैं वो कह रहे हैं जी कि आप यहाँ पे वो इंटरनेट के जरिए तालीम देंगे या एग्ज़ाम लेंगे। कैसे आप एग्ज़ाम लेंगे, इंटरनेट की तालीम देंगे। मुजफ्फराबाद में मानस से बता रहा हूँ, मुजफ्फराबाद शहर में यहाँ पे बिजली नहीं होती, इंटरनेट का यहाँ पे ये आलम है कि शाह साहब इधर रहते मुजफ्फराबाद में रहते, यहाँ पे इंटरनेट चलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा चौधरी साहब अभी आपकी बात आ गई, मैं अभी आपका मौक़िफ़ आ गया, मैं शाह साहब से पूछ लूं। शाह साहब, चौधरी साहब मुतमईन नजर नहीं आ रहे इस बजट से, और इन्होंने कहा कि जी ओपोजिशन ने भी अपोजिशन नहीं की, तो आप इनको क्या जवाब देना चाहेंगे। ये कहते हैं कि जी तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है, इनकी बातों से यही लगा, और उन्होंने कहा जी कि बहुत सारी चीज़ें नकायज से भरी पड़ी हैं इस बजट में। आप क्या कहना चाहेंगे, इनको क्या जवाब देंगे, फिर मैं अगला सवाल लेके आऊँ। शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शाह साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? शाह साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? मैं चौधरी लतीफ़ अकबर साहब के कश्मीर के हवाले से जो पॉइंट, जी आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी सर, आ रही है, आप बात करें। आपको मेरी आवाज आई है? जी बिल्कुल आ रही है। जी सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हैं? जी जी। आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? जी बिल्कुल आ रही है, जारी रखें। जी मैं सुन रहा हूँ। मुझे सवाल मुझे समझ आ गई है। अच्छा, ये देख लें जी, ये हमारी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की हालत है कि हमारे पास सिटिंग स्पीकर के पास भी ऐसा सेटअप नहीं है कि वो 2-4 मिनट बात कर सकें कहीं मीडिया पे। चौधरी साहब, लोग कहते हैं चौधरी साहब ने बहुत वक्त ले लिया, और वो लिखते हैं कि चौधरी साहब बस करो, चौधरी साहब सब ठीक है, मगर अब क्या करें, अगर शाह गुलाम कादर साहब का राब्ता ही कट जाए हमसे बार बार, तो हमने प्रोग्राम को तो जारी रखना है ना। जी आप
आप कुछ कह रहे थे जो लतीफ अकबर साहब? मैंने कहा शाह साहब जो है ये बाद में या मुजफ्फराबाद में है? ये मुजफ्फराबाद में है। तो यहाँ पे इनको 4G लगा रहे हैं या कोई और सिस्टम लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। जी इनको शाह अगर साहब, असेंबली हॉस्टल में जी, चार चार की लगाया हुआ है। जो आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बात जारी रखें। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप जारी रखें। जी, चौधरी लतीफ अकबर साहब ने कश्मीर के हवाले से तहरीक, जी, चौधरी लतीफ अकबर साहब ने जो कश्मीर के हवाले से बात की, तहरीक आज़ादी के हवाले से बात की, ये तो कोई इख्तलाफी पॉइंट है ही नहीं। आज़ाद कश्मीर के तमाम लोग इसी पाकिस्तान से वाबस्तगी हो, तहरीक आज़ादी के साथ वाबस्तगी हो। जी मैं बात, शाह साहब इनकी आवाज जो है डिस्टॉर्शन हो रही है। मैं एक गुजारिश कर रहा था, चौधरी लतीफ अकबर साहब ने जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से बात की, तो मेरी गुजारिश ये है कि इस पे तो इख्तलाफ की बात ही नहीं है। ये तो तमाम एक ऐसा पॉइंट है जिस पे कोई सियासी जमात किसी भी नज़रिए का हो वो इसमें इख्तलाफ नहीं करता। यहाँ तो बहस हो रही थी कि बजट के हवाले से। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भी वज़ीर ख़जाना रहा हूँ और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब भी वज़ीर ख़जाना रहे हैं। तो जो भी हम रहे हैं, हमें अपने हालात के मुताबिक बजट को पास करवाना होता है, पेश करना होता है, हालात के मुताबिक पेश करना होता है। इस पे हमेशा तनकीद की गुंजाइश बाकी रहती है। जब भी जो प्रायोरिटीज फिक्स करती है जो गवर्नमेंट होती है, उसकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। जो अपोजिशन है वो उसकी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। वो फिक्स उसमें इख्तलाफ राय हमेशा रहता है, लेकिन गिवन सर्कमस्टांसेस में देखना होता है कि कौन सा बजट जो है। अच्छा जी, कर सकता तो फिर किसी कर लेते हैं, छोड़े इसको। असल में ये डिबेट जो है, ये डिबेट इसलिए वो सैर असल नहीं रहेगा कि अगर मदे मुकाबल बात को सुने के जवाब न दे, तो ये देखें अभी लोगों की भी आ रहे हैं। ये इंटरनेट की प्रोग्रेस है, 4G भी हुकूमत की तरह ही काम करता है। आवाज़ आ रही है, जा रही है, इससे कारकर्दगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंटरनेट सर्विस नहीं चला सकते, रियासत क्या चलेगी। अदील आज़ाद ख्वाजा साहब के बहुत खूबसूरत कमेंट्स मैंने आपके साथ जो सब शेयर किए। तो वंस अगेन शाह साहब आए हैं, देखते हैं कि 4G क्या साथ देता है। जो भी है इनका। जी शाह साहब, जी शाह साहब, वेलकम बैक। अभी अभी आप सुन सकते हैं ना हम दोनों को? जी, ये मैं गुजारिश कर रहा था कि ये इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है। तो अभी आप जब आप का डिस्कनेक्शन हो गया था तो एक किसी ने बहुत खूबसूरत जी, सुन रहा हूँ। ये कमेंट्स उन्होंने किए हैं कि ये इंटरनेट की प्रोग्रेस है। आप बात कर लें, मैंने अपना पॉइंट दिया कि इख्तलाफ राय की गुंजाइश हर बजट में रहती है, प्रायोरिटीज अपनी अपनी होती हैं। तो हिज़्ब इख्तलाफ के बाद अरकान ने जो हुकूमत के साथ बैठ के इस बजट जो जी अच्छा, चोई साहब, स्पीकर साहब का राब्ता बार बार कट रहा है, तो अभी उन्होंने ये कह दिया कि जी इख्तलाफ राय की गुंजाइश बाकी रहती है। तो अगर ये जो है इख्तलाफात की अभी गुंजाइश इन्होंने बाकी रखी हुई है। ये इंटरनेट की जो प्रोग्रेस है, इंटरनेट कंपनी से पूछा जाना चाहिए। इंटरनेट कंपनी का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये इंटरनेट की अपनी कंपनी है, टेलीफोन लाइनों की अपनी कंपनी है। सर आप बायसीत स्पीकर आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को लिख तो सकते हैं ना कि वो इसके लिए कुछ करें। तो आज जब आपके साथ ये कुछ हो रहा है और कितना इम्पोर्टेंट हमारा प्रोग्राम जो है सिर्फ इंटरनेट की वजह से सही नहीं चल रहा, तो कम से कम आप हुकूमत को लिखेंगे तो सही ना आज के प्रोग्राम के बाद।
कि कैसे बेहतर किया जा सकता है इसको। अच्छा चोई साहब, आप आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि चोई साहब, पहले 13वीं तरमीम हुई और अब 14वीं तरमीम की बात चल रही है। और चौधरी लतीफ अकबर साहब, आपको याद होगा कि ये मैंने हुकूमत ने नहीं करना होता। जी 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 ये तो कंपनी अच्छा, तो चौधरी लतीफ अकबर साहब वो कह रहे हैं ये हुकूमत ने नहीं करना होता, कंपनी ने करना होता है। तो कंपनी को कौन बताएगा वो करेगी ये इंटरनेट ठीक? चौधरी लतीफ अकबर साहब, एक और सवाल निकल आया दरमियान में से। जी जी आप भी वजीर खजाना रहे हैं, आपने भी हुकूमतें की हैं कई साल, आपने भी काम किया। आप कैसे, आप लोगों के दौर में क्यों ये चीजें ठीक थी, आज क्यों नहीं ठीक है? ये इनकी प्रायोरिटी डिफरेंट है और हमारी प्रायोरिटी आवाम थे, और इनकी जो तरजीहात हैं वो इनकी ज़ात है, और इनके जो इश्यूज ज़ाती इशू हैं उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। अभी आपने कहा जी कि हम जो है ये अपोजिशन के साथ हमारे मामला जो हैं वो जो उनकी रिलेशनशिप तय हो गया। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके साथ अपोजिशन क्या चीज़ तय हुई है? मासा इनके कि उनके हल्कों के ज़ाती फंड देने के, और भी कोई चीज़ तय हुई है? आपने कोई कश्मीर पे को बात की है? आपने सेहत के हवाले से कोई बात की है, उनके साथ कोई तय हुई है? आपके जो जो हमारे लोग जो पाकिस्तान से और मिडल ईस्ट से या दुनिया से बेरोज़गार होके मुस्तकिलन वापस आज़ाद कश्मीर में आ गए हैं, उनके लिए, उनको रिपेट्रिएट करने के लिए, उनके मामला को दुरुस्त करने के लिए को आपके मामला तय हुए हैं? क्या आपने जो हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़े हैं उनकी फ़ीसों के हवाले से कोई बात तय किया है? क्या आपने उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के हवाले से इंटरनेट की बेहतर फैसिलिटी देखी? अब मुजफ्फराबाद में बैठ के मैं और शाह गुलाम कादर साहब एक दूसरे को नहीं सुन सकते इंटरनेट पे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे अठमकाम, नीलम वैली और ऊपर लीपा में, या इवन हमारे किसी देहाती गाँव में बैठ के जहाँ पे बिजली नहीं होती, पे इंटरनेट की सहूलतें मुयसर मौजूद नहीं है, या फ्रॉड कोटा पे बैठ के, या बाग के किसी कोने में बैठ के, रावला कोट पे, कोटली पे बैठ के कैसे वो तालीम ये इन लोगों को दे सकते हैं? तो किस इश्यूज़ पे ये बताया हमें कि इन्होंने अपोजिशन के साथ मामला इनके तय हुए हैं? मुझे अफसोस वगैरह पड़ता है। मैं इस अपोजिशन से आई एम नॉट हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस ऑफ दिस असेंबली इन टोटल। और अपोजिशन की जो सूरत हाल है वो भी अच्छी नहीं है। उन्होंने भी अपने ज़ाती मफादात के लिए दो सड़कों के लिए उन्होंने पूरी रियासत के मफादात पे उन्होंने कोई बात नहीं की। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। शाह साहब, आपने सुन लिया लतीफ अकबर साहब की बात? जी कुछ मैंने सुन लिया है, आखिरी पॉइंट्स मैंने सुन लिए हैं। अच्छा शाह साहब, आज आप प्रोग्राम में शरीक हैं एक मेंबर असेंबली की हैसियत से, और सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज आप हमारे साथ हैं। आप आज के प्रोग्राम में स्पीकर नहीं हैं, आप अवाम के नुमाइंदे हैं, उसके बाद आप स्पीकर हैं। तो इन्होंने सवाल कर दिया आपसे, तो इनको आप क्या जवाब देंगे? जी जो चौधरी लतीफ अकबर साहब कह रहे हैं कि हिज़्ब-ए-वफ़द ने जो है वो अपनी सड़कों के लिए किया है, तो मैं खुद ये अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़, अपने पार्टी के नुमाइंदों के ख़िलाफ़ ये फरमा रहे हैं। उनके जो अपोजिशन लीडर हैं हमारे, वो आजकल बीमार हैं, लेकिन वो लतीफ़ अपने चौधरी यासीन साहब, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद, और वो बीमार हैं। उनका भी यही इश्यूज थे, जो उन्होंने कहा कि जी ये मामले टेलीफोन पे कि इन मामलात को तय किया जाना चाहिए। तो बात ये है कि जिसमें इख्तलाफ नहीं है उस पर नहीं करनी, जिसमें इख्तलाफ है उसी पे बात करनी है ना। जो कश्मीर पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि हिंदुस्तान के कब्जे से कश्मीर को आज़ाद कराना है। हिंदुस्तान ने जो मजालिम ढाए उनकी मजम भी करते हैं। ये असम्बली ने उस दिन ये करारदाद भी जो हिंदुस्तान ने वहाँ जो डोमिसाइल के लिए नया कानून किया उसको रिजेक्ट किया इसी असम्बली ने, फारूक अहद साहब की तरफ से करारदाद थी। तो वो अपनी जिम्मेदारी सबने मिलकर पूरी की। बजट जो होता है वो लोकल सिस्टम को चलाने के लिए होता है, हुकूमत को चलाने के लिए होता है। उसके ऊपर जो है, उसके ऊपर मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि लतीफ़ अकबर साहब भी वज़ीर ख़जाना रहे, मैं भी वज़ीर ख़जाना, अपने अपने वक्त में तारीख साज बजट इन्होंने भी पेश किया होगा और मैंने भी पेश किया होगा। आज जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने भी दावा किया कि तारीख साज है।
ये चीज़ें अगर तकरीरें हम निकालेंगे तो मिलती जुलती तकरीरें ही होंगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ जो भी गवर्नमेंट है वो अपने तरजीहात का तयन करती है, तरजीहात का तयन करने के बाद बजट पेश करती है और ऐवान से मंजूर करवाती है। तो उसमें इस हुकूमत को कामयाबी हुई अच्छी तरह इख्तलाफ राय बगैर। ये इस दफ़ा बजट पास हुआ है, तमाम मेंबरान उसमें मौजूद थे। तो इसलिए इसके अलावा अगर कोई बात है, यकीनन तहरीक आज़ादी कश्मीर बहुत बड़ा जो है अभी रोल प्ले करने की ज़रूरत है। अभी चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने कश्मीर पे एक कॉन्फ्रेंस की, अपने घर पे बुलाई थी। उस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारी पार्टी की तरफ से गए थे, मैं बावजूद किसी वजह से नहीं आ सका। सरदार अतीक साहब भी थे और शायद पीटीआई के माजिद खान साहब भी थे और लोग भी थे, जमात इस्लामी भी थी। तो तमाम लोग शरीक हुए इनके घर में। इन्होंने बड़ी अच्छी काविश की, उसमें तमाम मामला ज़ेर बहस आए और उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपने अपने एक जॉइंट डिक्लेरेशन लेकर आए। तो यही आज़ाद कश्मीर की सियासत का हुस्न है कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप एक जगह बैठ कर कोई बात करने की सलाहियत रखती है। अगर इसका मुकाबला पाकिस्तान की सियासी कायदे देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो पाकिस्तान में देखें आज भी अफरा तफरी है, लोग पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में सियासत में इख्तलाफ राय को हम दुश्मनी की हद तक नहीं लेकर गए आज तक। तो ये एक बड़ी कामयाबी है जमहूरियत की। मैं समझता हूँ एक बड़ी जमहूरी मिजाज की दलील है। अच्छा शाह साहब, अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि डिस्कनेक्शन भी हो जाती है बार बार, तो मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों से ज़्यादा मालूमात लेके मैं अपने नाज़रीन से शेयर कर सकूं। तो शाह साहब, 13वीं तरमीम हुई और उसके बाद 14वीं तरमीम का मसवदा असम्बली में जाने से पहले मीडिया के हाथ कैसे लग गया? इस पे आप क्या कहेंगे कि ये जो मुजवजा मसवदा जो सर्कुलेट हो रहा है, क्या हुकूमत ने इसको क्यों रिलीज किया जब तक कि ये तो असेंबली में टेबल होना था, और उससे पहले ये बाहर आ गया? क्यों आया ये? इसके पीछे क्या मतलब? मैं इसको तो ये कहूंगा कि ये तो कोई हुकूमती साजिश है कि जिस चीज को असेंबली में लेके जाना है उसको पहले मीडिया में लाया गया। तो इस पे बाज पुरस होनी चाहिए। बहसीत स्पीकर असेंबली भी आप उनको पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो क्या कहेंगे मेरे इस सवाल के जवाब में? भाई साहब, बात यह है कि जी जो असेंबली में आए ही ना, मैं उसके बारे में क्या सवाल करूं? मेरे जब असेंबली के सेक्रेटरीट के कस्टडी में कोई चीज आई ही ना, उस तक पहुंचे ही ना, तो मैं उसके बारे में क्या सवाल करूं? और मगर मैं कैसे पूछ सकता हूं कि जी कहाँ से है? जो मेरे इल्म में है वो मैं आपको बता देता हूँ। चूंकि हमारी पार्टी के अंदर से कई बार डिस्कशन हुई, 3-4 किस्म के प्रपोजल्स मौजूद है आईनी तरमीम के हवाले से कि जी इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए। बाज़ मामला बड़ी छोटी सी, कोई लंबे चौड़े इश्यूज नहीं है। के कौंसिल जगह मौजूद है, उसका रोल एडवाइजरी बना दिया गया 13वीं तरमीम के जरिए। तो बाज़ हमारे दोस्तों का ख्याल है उनका एडवाइजरी रोल से उनको जो उनके सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो लिस्ट है, उस लिस्ट को जो है उसमें उनको लेजिस्लेटिव पावर होनी चाहिए। बाज़ दोस्तों का ख्याल है कि लेजिस्लेटिव पावर के साथ साथ उनको एग्जेक्टिव पावर भी होनी चाहिए। हमारा ख्याल है कि एग्जेक्टिव पावर जो है एक इलाके में एक ही के पास नहीं चाहिए, वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास होनी चाहिए। बस ये है, छोटी मोटे ये ऐसी बातें हैं जो अभी अंडर डिस्कशन है। डिस्कशन मुकम्मल नहीं होती, पहले हुकूमत तो अपने लिहाज पे, अपने सतह पे इसकी डिस्कशन करके बाकी सियासी जमातों से भी, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, जमात इस्लामी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, उनको भी एतमाद में मैंने तो हुकूमत से कहा है कि जी वो उनके साथ भी इन मामलात को शेयर करें, शेयर करके कलेक्टिव विजडम के साथ उसको फिर असेंबली में लेकर आए, फिर जाकर जो असेंबली उसका प्रोसेस करना होगा वो करेगी। तो शाह साहब, ये मसवदा फिर पब्लिक में कैसे आ गया? आप सियासी वर्कर हैं, मैं आप आप आपसे गुजारिश की, मसवदा एक नहीं है, 3 से 4 मसवदात हैं। किसी एक मसवदा जो है वो आउट हुआ है, वो किसने आउट किया ये मेरे इल्म में नहीं है। किसी एक ने किया होगा, जिसने बनाया होगा, उसने भेजा होगा किसी को देने के लिए और किसी ने उसको कर दिया होगा। लेकिन मसवदात जो हैं वो 3-4 हैं
तो उनमें से मैंने कहा बेसिक पॉइंट्स ये हैं जो मैंने पहले इससे पहले गुजारिश कर दी थी। अच्छा, लतीफ अकबर साहब, 13वीं तरमीम पे हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा। मेरे उस पैनल में आप भी शामिल थे और ख्वाजा मंजूर कादर साहब भी हमारे साथ थे। और 13वीं तरमीम के बारे में एक हुकूमती वजीर साहब की एक छोटा सा क्लिप है मेरे पास। मैं आप दोनों माज़ीन के सामने वो क्लिप चलाता हूँ। मुझे 13वीं तरमीम, आपको पता है हमने डिटेल प्रोग्राम तो किया हुआ है, मगर ये क्लिप जो है इसमें 13वीं तरमीम के बारे में एक हुकूमती वजीर क्या कर रहे हैं, शाह साहब आप भी देखिएगा और नाजरीन भी देखेंगे। 78 में आनी 13वीं तरमीम में तब्दील हो चुका है, वो हमने आनी 13वीं तरमीम में तरमीम कर दिया है, वो हो गया है। उससे हमारे इंतजामी और इसके अलावा जो है वो जितने भी यानी पावर्स थी वो सारी हमने 78 से तब्दील करके 13वीं तरमीम लाई है। तो माली इख्तियार भी हमारे पास आ गए और जो पैसा हमें पाकिस्तान में जी चौधरी लतीफ अकबर साहब, ये साहब कुछ बता रहे हैं और ये तरमीम के अंदर से तरमीम, फिर तरमीम के बाहर से तरमीम, फिर अब मुझे बहुत प्यारा लगा ये क्लिप। तो मैंने चूंकि आपने नाजरीन को देनी होती है डिटेल, तो 13वीं को तो छोड़ दें, अभी समझ आ गया चौधरी साहब आपको 13वीं जो ये भाई साहब ने बताया वीडियो के अंदर। 14वीं पे आ जाएं, जो शाह साहब को मैंने सवाल किया था। तो शाह साहब कहते हैं कि एक नहीं कई मसवदे सर्कुलेट हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप 14वीं तरमीम पे? और जो शाह साहब ने 14वीं तरमीम की इंट्रोडक्शन कराई उस पे आपका क्या मौकफ है चौधरी लतीफ अकबर साहब? एक बुनियादी बात है कि ये जो वजीर साहब का क्लिप है इसको तो शाह गुलाम कादर साहब ही ज्यादा बेहतर तशरीह कर सकते हैं, मुझे क्या कहना चाहते हैं। जहाँ तक 14वीं तरमीम का तल्लुक है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि शाह साहब ये बात कह रहे हैं कि हमें 3-4 किस्म के मसवदे जो हैं ये इस वक्त चल रहे हैं, और इस जो एक मसवदा जो है ये वायरल हो गया, सोशल मीडिया पे आ गया, और वो मसवदा जो है उसके टॉप पे ये बात लिखी है, ड्राफ्ट प्रपोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। और ये बात आपने उस दिन फारूक आजम साहब से उस APC में भी पूछी थी कि इस ड्राफ्ट के ऊपर अगर ये लिखा हुआ है तो आप हमें ये बता दें कि प्लीज क्या है। उन्होंने डिसऑन किया इसको। अच्छा, उन्होंने डिसऑन किया, बातें उन्होंने ऐसी की जो इस मसवदे के अंदर मौजूद है। उसमें जो पहली बात उन्होंने की थी, उन्होंने कहा जी कि जो स्टेट का लफ्ज जो है ये कुछ लोग कटवाना चाहते हैं और ये ये नहीं हो सकता, लिहाजा मैं इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरी बात जो उन्होंने की कि जो इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टी जो की थी हमने, तो वो उसमें ये था कि अगर कोई पाकिस्तान की एनर्जी के खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई शख्स बात करता है तो उसको क्या कहते हैं, उस पर बैन लगा दी जा सकती है, और उसको बैन जो है ये आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं दिया गया, बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये इख्तियार अपने पास रखा हुआ है। और इस पे प्राइम मिनिस्टर का ये पॉइंट ऑफ व्यू था जी कि ये बात आपने उनको ये बात की है कि आप जो है ये नाखुशगवार फरीजा हमें सौंप दें, आप ना करें, इससे पाकिस्तान की पोजीशन ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से 2-3 बातें उन्होंने और की थी, लेकिन कोई बंदा इसके मसवदे कौन करने के तैयार नहीं था। उसमें जो हमारी मुतफिका करारदाद शाह साहब को चूँकि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये भी आ जाए, लेकिन नहीं आ सके किसी वजह से। अब मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आया, ये तो खुद बता सकते हैं क्यों नहीं आया। कमिटमेंट करने के बावजूद फिर उन्हें कन्वे नहीं किया कि इज़ नॉट कमिंग। तो लेकिन एनीवे, तो मैं ये बात करूँ, वहाँ पे हमने एक जो इस 40th अमेंडमेंट के आपने देख रहा है, एक जो 13th अमेंडमेंट थी, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि शाह साहब इस बात के गवाह हैं और ये इसमें मौजूद थे शायद, कि जो हमने 13th अमेंडमेंट की उसमें तमाम पोलिटिकल पार्टीज थी और पूरी असम्बली की मुतफिका कमेटी बनी। उस कमेटी को बतूल इनकलाबी साहब ने हेड किया, जिससे प्राइम मिनिस्टर मौजूदा खिलाफ थे, इनके पार्टी के लोग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग, MQ मुस्लिम मौजूद थी, उनके लोग मौजूद थे। बाकी जो पोलिटिकल पार्टी असम्बली में मौजूद नहीं थी उन पोलिटिकल पार्टी से भी कंसल्ट किया गया, बार एसोसिएशन से कंसल्ट किया गया, बार कौंसिल से कंसल्ट किया गया, साफियों से कंसल्ट किया गया, सिविल सोसाइटी के जो
नुमाइंदे थे, जिसमें मसलन फर्ज किया हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस जज थे सुप्रीम कोर्ट बशार शेख साहब, वो ऑन बोर्ड हुए, बाकी लोग ऑन बोर्ड हुए। लेकिन इन्होंने ये किया कि अपने दौरे हुकूमत में जब नून लीग की वहाँ पे हुकूमत थी, इलेक्शन करीब थे, तो इन्होंने उस 30 अमेंडमेंट को पास नहीं होने दिया, इसलिए कि शायद इसका क्रेडिट पीस पार्टी को जाए, इलेक्शन का फायदा ना पहुंचे, चलो छोड़ दे। जब ये खुद पास करने लगे तो इनको ये चाहिए था कि जिस मसवदे पे इन्होंने साइन किए उस मसवदे को आप क्यों डिसऑन कर रहे हैं और आप एक नया मसवदा लेके आ रहे हैं जिसके लिए आज आपको 14 तरमीम का सहारा लेना पड़ा। जो आइन होता है ये एक नेशनल डॉक्यूमेंट होता है और ये कोई फर्ज सिंगल पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो तब्दील करने की कुदरती क्यों न रखती हो, उसके बाद इतनी तादाद क्यों न हो, लेकिन इसके बावजूद वो कंसेंसस से हमेशा बनाया जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट कंसेंसस के साथ हुई वो हमेशा सस्टेन किया, उन पर उनको कोई नहीं छेड़ सका। पाकिस्तान के 56 का कॉन्स्टिट्यूशन आप देख लें, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन देख लें, वो इसलिए चले गए, खत्म हो गए कि वो इंडिविजुअल ने दिए थे। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पाइट के भुट्टो साहब का कमाल था, लेकिन उसके तमाम पोलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया था और सारी पोलिटिकल पार्टीज ने उस पर साइन किए थे। और डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके बाद कई मार्शल लॉ लगे, एमरजेंसीज लगी, लेकिन इसको एब्रोगेट नहीं कर सके। इसको इसमें जो तरमीम भी की गई वो तरमीम भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के मुताबिक की गई और फिर हमारी बाद असम्बली ने उसको रेक्टिफाई भी किया, तो इसलिए वो तरमीम हुई। लेकिन 18th अमेंडमेंट के वो सारी तरमीम जो वापस चली गई। हम भी ये चाहते थे, इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर नून लीग को जाता, फारूक हैदर साहब को जाता कि वो एक तरमीम लाने में कामयाब हो गए, पीपल्स पार्टी नहीं लाने में कामयाब, लेकिन उनको ये चाहिए था कि उसी को जो मसवदा मुतफिका तौर पर था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, जिस बात की तरफ शाह साहब निशानदेही कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ये दूसरी बात है। मैं तो सच्ची बात है कि मैं कौंसिल के किसी भी अथॉरिटी के हक में बुनियादी तौर पर नहीं हूँ, लेकिन इसमें जो बुनियादी गलती है, शाह साहब का स्पीकर रहे हैं और आप लोग भी जानते हैं, इसमें जो बुनियादी गलती है वो ये है कि आपने जो कौंसिल सब्जेक्ट्स थे उन पे आपने लेजिस्लेशन का अख्तियार बाय नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया, जबकि गवर्नमेंट पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के तौर पे लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। कोई भी हुकूमत जो है, जो भी एग्जीक्यूटिव जो होती है वो नहीं कर सकती है। लेजिस्लेशन का अख्तियार पार्लियामेंट्स को होता है, लेजिस्लेटर्स को होता है, जबकि गवर्नमेंट का काम एग्जीक्यूट करना होता है, अदालतों का काम जो है वो उसको इंटरप्रेट करना होता है। लेकिन अब यहाँ सारे काम उल्टे चल रहे हैं, अदालतें जो है वो कानून बना रही हैं और अदालतें जो है हुक्म पास कर रही हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर भी यही काम किया गया। और पाकिस्तान गवर्नमेंट कल कोई भी कानून जो है बाय नोटिफिकेशन यहाँ पे लगा देगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा यहाँ पे, मुझे आप ये बता दें। फिर तो ये इट विल बी सेंट्रली रूट रियासत हो जाएगी, फिर इसमें और मकबूजा कश्मीर में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता। और हमारी जो एक मुतनाज़ा सीट है उसको भी यकीनी तौर पे उससे नुकसान जो है वो यकीनी तौर पे। इसी तरीके से इन्होंने मौजूदा जो PTI की गवर्नमेंट है इससे सबसे ज़्यादा नुकसान बचाया कश्मीर इशू के प्लान से आपको बता देना चाहता हूँ। ये इसको तकसीम करने पे बिल्कुल तुले हुए, मुझे इसमें कोई शक कुछ वाली बात नहीं है। 5 अगस्त के बाद इन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कह सके जी कि इन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए को बात। ये वैसे डायलॉग बोल रहे हैं PTV पे आके, यहाँ पे चंद दूसरे जो प्राइवेट चैनल पे जिनको कोई सुनता नहीं है बाहर दुनिया के अंदर, और एक तकरीर जाकर जनरल असम्बली बात कर दी, इस तरह बात नहीं होती। बल्कि आप मुझे ये बताएं कि 5 अगस्त के बाद जो हालात तब्दील हुए, कोई एक इनका फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर किसी बने दुनिया के जाके स्पेशली इस बात पे गया हो को नहीं गया। इंडिया के मुकाबले में इसके ज़्यादा लोग वहाँ पे गए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात किया, इन्होंने कोई इस पर एहतजाज नहीं किया। इन्होंने परसों वहाँ पे ये कर दिया कि डोमिसाइल लॉ चेंज कर दिया, एक बयान देने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये तो सलामती कौंसिल में जाना चाहिए था, इनको दुनिया में जाना चाहिए था। और यही हमारा जो है ये इस आज़ाद की गवर्नमेंट से भी ये गिला है। इस गवर्नमेंट ने भी कोई कोशिश नहीं की कि कश्मीर इशू को आप लेके बाहर जाए। एक सदर साहब बाहर जाते हैं, मुझे नहीं पता क्या करके आते हैं, कोई नुमाइंदा नहीं जाता। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जब 3 माह जाके बाहर बैठा रहा, उसने पूछा तक नहीं है कश्मीर में क्या हो रहा है। उसको यहाँ पे मीटिंग हुई, शायद शाह कादर साहब भी मुझसे मौजूद थे, हमने कोई तारिक फारूक साहब मौजूद थे, हमने कहा प्राइम मिनिस्टर को वापस आए, उन्होंने कहा जी मैं अपने शेड्यूल से पहले वापस नहीं आता। और जो डिसीजन शाह साहब मौजूद थे उसमें
जो डिसीजन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इनकी मौजूदगी में इनके कहने में बनाएगी, उस डिसीजन पे कौन से किस पे अमल किया गया आज तक मुझे ये बता दें। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पे जो चौधरी तरमीम जो आ रही है, हमने उस वक्त ये जो बुनियादी बात जो मैं करना चाहता था, मैं थोड़ा आगे चला गया, वो ये थी कि उस पर यह बात तय हुई है अगर कोई मसवदा आता है तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि आई फॉर्म में कमेटी, उस कमेटी में उसको लेके जाएंगे, उसको कंसेंसस के लिए लेके जाएंगे। मैंने कहा ठीक बात है। दूसरे जो वाइस में बात है कि हम 30th अमेंडमेंट जो पीपल्स पार्टी के दौर में जो ड्राफ्ट प्रपोज ड्राफ्ट था उसको बेस बना के उसके आगे तरमीम की जाएगी। ये दोनों बातें उसमें तय हुई। अच्छा चलें। अच्छा शाह साहब, मुझे आज साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज मुझे सोशल मीडिया पे एक कुछ ग्रुप में ये बात आ रही थी, पता नहीं कौन सी लॉ फर्म जो है वो पाकिस्तान में, मुझे नाम नहीं आता, वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन पे माहिर को बंदा है, वो आ गया जी चौधरी तरमीम बात करने के लिए मुजफ्फराबाद में। उनके कोई बंदा जिसका था, किसी ने कंफर्म किया जी मुजफ्फराबाद, और हमें पता भी नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ AJ ने कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दायर किया है, तो कौन सा इनका जो इनके हमारे यहाँ जो लगते हैं वो अटॉर्नी जनरल या डेप्यूटी जनरल, उनको पता नहीं होता है होता क्या यहाँ पे। तो ये सारी बातें जब तक शेयर नहीं की जाएंगी तो उस वक्त मैं नहीं समझता कि ये आपको आला प्राजा के प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होके यहाँ पे मुजफ्फराबाद में कहा जी मेरी डेड बॉडी में एक आला प्राजा बनेगा, और जाके उस मसवदा का मायदा और तो साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। मुझे शाह साहब से ये पूछना है, शाह साहब ये जो खबर है, इन्होंने अभी देखें बातों से बातें निकल रही हैं, तो मुझे फिर अपने असल सवाल से हटना पड़ रहा है, वरना मैं सीक्वेंस के साथ जाता तो शायद टाइम भी आप दोनों में बराबर तकसीम हो जाता। शाह साहब ये बताइएगा कि ये जो लतीफ़ अकबर साहब जो बात की इन्होंने, और एक मेरे कानों तक भी ये बात आई है कि किसी ने शायद ये कहा है कि 1 हफ्ते की आपको मोहलत दी जाती है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप जो है इस मसवदे को लाएं और पास कराएं। क्या इस तरह की हकीकत में कोई बात आप तक भी पहुंची है? शाह साहब आप मुझे सुन रहे हैं? अभी तक मुझसे तो किसी ने राब्ता नहीं किया। आज भी शाम को मैं और वजीर आजम बैठे रहे कर। अच्छा, मैंने जो आपका सवाल सुन लिया है, जो मुझे कट के आ रहा, लेकिन मैं और वजीर आजम साहब आज शाम को भी कोई 2 घंटे बैठे रहे, तो मेरे साथ तो उन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया कि जी का टाइम दिया हो। ये मेरा ख्याल है कि र्यूमर है, इस र्यूमर पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये एक ऐसे ही कहने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात है ने कहो कि जी 1 हफ्ते में लाएं, 2 हफ्ते में लाएं। आईनी मामलात जो हैं, आईनी मामलात में बहुत बहस होती रहती है। इंसान के बनाए हुए कवानीन जो होते हैं उसमें तब्दीली होती रहती। ये देखे ना, 73 में पाकिस्तान का आइन बना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 73 का आइन बनाया। उस वक्त वली खान साहब भी थे, मुफ्ती महमूद साहब भी थे, ये सारे शाह अहमद नूरानी साहब भी थे, इन सारों ने किया, और 2 महीने के अंदर एक और तरमीम आ गई थी। तो वो उस वक्त की ज़रूरत माने, तो इसी तरह ये तरमीमें होती रहती हैं। आज भी 18वीं तरमीम पाकिस्तान में बहुत ज़ेर बहस है, जो पिछली हुकूमत में पीपल्स पार्टी के दौर में जरदारी साहब सदर थे तो उन्होंने बनाई, अपोजिशन के साथ मिलकर की, लेकिन आज उस पर बहस तमीज़ जारी है। तो इस तरह आईनी तरमीम पे बहस तमीज़ होती रहती है, और उसको बेहतर करने के लिए आपके मुताबिक जो होते हैं, बहस होते हैं, उनको दूर किया, तो उनको दूर किया जाना चाहिए। मुझे अभी चूंकि चौधरी साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही, ये कट के आ रही, कोई पूरी बात समझिए। मैंने थोड़ा सा अंदाजे से लगाया कि जो बात की थी कि ये मेरा मौक़िफ़ है। अच्छा नहीं, अच्छा तो अब ये जो 14वीं तरमीम है शाह साहब, इसको ये कब तक असेंबली में मुतवक्को है इसके आने की? यानी फ्लोर के ऊपर ये क्या चीज कब तक कर रहे हैं? ये जो 14वीं तरमीम है, ये असेंबली में कब तक मुतवक्को है? जी अभी तक मेरे इल्म में नहीं है, अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं है, इसलिए अभी कोई ऐसी अभी उसमें डिबेट होनी बात,
और जब डिबेट हो जाएगी फिर तमाम सियासी जमातों के साथ गुफ्तगू हो जाएगी तो उसके बाद ही पेश होगा। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्दी है, कोई बहुत जल्दी नहीं है। यानी करीब करीब 14वीं तरमीम के लिए आप कोई सेशन नहीं बुलाने जा रहे? मेरे इल्म में नहीं है बहुत जल्दी में कोई ऐसी बात हो। अगर कोई जल्दी में बात हो तो मुझे वज़ीर आज़म साहब आज ज़रूर कहते, लेकिन उन्होंने नहीं कही, तो इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि कोई जल्दी में नहीं है। अच्छा शाह साहब, कुछ इसी बजट सेशन के दौरान कुछ गिले शिकवे भी ऐवान के अंदर सामने आए और उसमें खुद आप कायदे ऐवान ने भी कहा कि जी हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं और हमें सरकारी मुलाजमों और सियासतदानों को मॉनिटर किया जा रहा है। और फिर उन्होंने कोई सदर के मुआवजे की भी बात की और इस तरह की बातें। क्या कोई सदर रियासत से हुकूमत का इख्तलाफ चल रहा है? मैं नहीं समझा। मॉनिटर कौन किसको मॉनिटर कर रहा है जी? या सारी दुनिया मॉनिटर और नहीं, वो मॉनिटर होते रहते हैं। आज का टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी के दौर में कौन आदमी मॉनिटर होने से बच जाता है? नहीं नहीं, वो कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि इसको कानून का हिस्सा बनाने का कोई कह रहा है। वो कौन है जो ये कह रहा है कि आज़ाद कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन और जो सियासतदान हैं इनको मॉनिटर करने के लिए बाकायदा कानून साजी करें? ये क्या है? मुझे पूरा सवाल मैं नहीं समझ सका आपका। क्या मुलाजमीन का कुछ फरमाया? क्या मुलाजमीन का क्या कह रहे हैं आप? शाह साहब, मैं ये कह रहा हूं कि फारूक हैदर साहब की जबान से ये अल्फाज निकले हैं कि आज़ाद कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन और जो सियासी लोग हैं वो कहा ये जा रहा है उनके बारे में कि उनको मॉनिटर करने के लिए कोई कानून बनाएं ताकि आप लोगों के फोन टेप हो सकें। तो ऐसी कौन सी बातें करते हैं आज़ाद कश्मीर के सियासतदान या ब्यूरोक्रेसी जिनको टेप मेरा करने की जरूरत पड़ गई? मेरे मेरे इल्म में उनके नहीं, ऐसा कोई कानून असेंबली बगैर तो बन नहीं सकता। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई ज़ेर बहस भी है। कोई ऐसा ज़ेर बहस नहीं है। अच्छा, यानी फारूक साहब के असेंबली में फारूक साहब के इन अल्फाज को हम इतना सीरियस ना लें। ये एक सियासी बयान हो सकता है। फारूक साहब से ही अच्छा, फारूक साहब से ही पूछिएगा अगर उन्होंने कहा होगा, क्योंकि इसमें मेरे इल्म में तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा शाह साहब, मैं क्विकली एक बात आपसे पूछ के मैं लतीफ अकबर साहब की तरफ जाऊंगा। ये जो बजट सेशन के दौरान ये सदर साहब के हवाले से भी बात की गई, रियासती सदर के हवाले से, तो उन्होंने क्या कर दिया मसूद खान साहब ने जो असेंबली मेंबरान को उनसे कुछ नाराजगी नजर आई? आप नहीं, मैं शाह साहब से पूछ रहा हूं। ये असेंबली फ्लोर पे बात हुई है। शाह साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? ये अरकान असेंबली हो या सिविल सोसाइटी हो, कोई भी हो, किसी की शख्सियत की कारकर्दगी पे कोई इख्तलाफ राय कर सकता है, तनकीद कर सकता है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी कोई मैं स्पीकर हूँ, फारूक हैदर साहब वज़ीर आज़म है और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब पीपल्स पार्टी के सदर हैं, तो कोई इख्तलाफ कर सकता है कारकर्दगी पे कि जी ये यहाँ ठीक नहीं कर रहे हैं। यहाँ उसको मैं समझता हूँ उसको पॉजिटिव में लेना चाहिए कि जी उसमें बेहतरी के लिए गुंजाइश रखते हैं। नहीं, मगर अभी सजेशन के तौर पर रखना चाहिए उसको। ठीक, शाह साहब 4 साल तो गुजर गए, अब 5वें साल क्या कर लेंगे सदर साहब कश्मीर के हवाले से? मेरा नहीं ख्याल कि सदर साहब पे उस डायरेक्ट कोई तनकीद की गई है। डायरेक्ट तनकीद नहीं की गई है। कुछ एक आध हमारे मोअज़्ज़ज़ रुकन ने और उनके किसी काम के हवाले से कोई बात की है, तो ऐसी को मैं नहीं समझता हूँ कि उसको कोई। हमें ज़रा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ज़रा निकल आए बाहर। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ना ये बहुत चलती रहती हैं यहाँ। हमें प्रैक्टिकल देखना चाहिए। अभी 1 साल के बाद इलेक्शन है,
को उस वक्त इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी हुकूमत की कारकर्दगी, असम्बली के मेम्बरान की कारकर्दगी, वज़रा की, मेरी, हर किसी की कारकर्दगी जो है वो ज़ेर बहस रहेगी। हल्के में लोग सवाल करेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि जी अभी हम बाकी मामलात को जो है ना वो उसी तरह रहने दें। लोगों को अब फैसला का वक्त आ गया है, लोग खुद फैसला करेंगे कि किन्होंने ठीक किया, किन्होंने गलत किया, कहाँ ठीक हुआ कहाँ गलत हुआ। यही जमहूरियत है और यही सिलसिला जो है पूरी दुनिया में चल रहा है। अच्छा चौधरी साहब, मैंने इनसे 2-3 ऊपर नीचे सवाल इसलिए पूछ लिए कि जो डिस्कनेक्शन की वजह से कोई कमी हुई थी वो थोड़ी इनको टाइम दे के बराबर कर दिया मैंने, ताकि मसावात कायम रहे, दोनों को बराबर वक्त मिले। तो चौधरी साहब ये बताइएगा कि ये कहते हैं कि जी तनकीद तो कर सकते हैं, इख्तलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न है, करना भी चाहिए। तो सदर रियासत से बड़ी उम्मीदें थी कश्मीरियों को कि ये अपना डिप्लोमेटिक तजर्बा कश्मीर की आज़ादी के हवाले से करेंगे, मगर खुद गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने भी तो कोई वफद नहीं भेजा जब से ये हुकूमत आई है इक़्तिदार में। क्या कहेंगे आप? कश्मीर के हवाले से तो कारकर्दगी इस गवर्नमेंट की तो बहुत ही बुरी रही है, और सदर साहब ने कोई जाके कोई कमाल नहीं किया। लोग यकीनी तौर पे आज़ाद कश्मीर जो टेक्नोक्रेट के तौर पे लाया था, और उसमें ये एक्सपेक्ट करते थे कि शायद अब कोई बेहतर मूव ला सकेंगे, और ये चूँकि यूनाइटेड नेशन में बसर के तौर पे भी वहाँ पे रहे हैं, तो चलो हम कश्मीर के अंदर कोई ना कोई सलामती कौंसिल में किसी का पे कोई नई बात लाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और बल्कि वैसे ही मैं समझता हूँ कि उन्हें बहुत पैसा भी जाया किया, सदर साहब ने भी बैरून मुल्क जा के, और गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। इनका तो हालात ही बहुत बुरा है, और इन्होंने सच्ची बात है कि मायूस किया है कश्मीर की आज़ादी की वजह से। मैं एक और बात शाह साहब के और आपके मिसाल से ये रखना चाहता हूँ, ये कोई इस पर सोच लें कि अगर गाजी बदर सरदार मोहम्मद अब्राहीम खान साहब 47 में जाके 48-49 में जाके 50s में अगर अक़वाम मुत्तहिदा में और शेख अब्दुल्ला उधर से आके कश्मीरियों की नुमाइंदगी कर सकते हैं, तो आज कौन सी ऐसी अमर माना है कि अगर कश्मीरी मत किया, अगर कोई और बंदा किस जाने के बजाय शाह साहब आप चले जाए, फारूक हैदर साहब चले जाए, कोई और बंदा चले जाए, अतीक साहब चले जाए, फौजी साहब चले जाए, जो भी जा सकते हैं जाके वहाँ पे बात करें, तो उस बात ज़्यादा मसला हो सकती है। और पाकिस्तान के अगर उस वक्त पाकिस्तान के डेलीगेशन में शामिल होकर वो जहाँ में बात कर सकते हैं, तो आज भी पाकिस्तान के डेलीगेशन में जाके हम लोग क्यों नहीं बात कर सकते? इस बात पर भी गौर करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये हमने आपको याद होगा कि APC में ये भी तय किया था आपने मुतफ़िका तौर पे कि पाकिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जो है कश्मीर इशू पे जो है उसको किया जाए, वो भी आज तक हम इस बात पर निकाल किया। हमने ये भी तय किया था कि हम पाकिस्तान की तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, जिसमें ये मसला कश्मीर को सिर्फ वन एजेंडे पे हम बात करेंगे, उसमें अक्रॉस दी बोर्ड हम करेंगे। लेकिन ये भी आज तक जो है वो नहीं। हमने ये भी तय किया था कि हम जो बजट जो है एक बड़ा हिस्सा जो है वो बैरून मुल्क जो है मीडिया को और अंदरून मुल्क मीडिया को और मफूद पे लेके जाएंगे, ताकि हम एग्रेसिव कैंपेन अपनी आज़ादी के हवाले से शुरू कर सकें। हम किसी के खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं है, हम अपनी आज़ादी की बात करने के लिए तैयार है, वो भी आज तक नहीं हो सका। तो ये सारी बातें जो है ये करने वाली हैं शाह साहब। कश्मीर पे सिंपली रेजोल्यूशन पास करने से इशू नहीं हल होगा। कश्मीर पे देखें आप, एक 3 साल के बच्चे को उसके नाने को मार के उस बच्चे को उसकी डेड बॉडी में बैठा के तस्वीरें वायरल की जाती है, और ये कितनी बदकिस्मती की बात है। और पूरे आज़ाद कश्मीर में से कोई गवर्नमेंट जो है वो एक लम्हे के लिए बाहर नहीं आई, एक लम्हे के लिए उसने लीड नहीं किया। कम अज़ कम इस इशू पे कम अज़ कम सारी पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को गवर्नमेंट जो है वो लीड करती। आपको याद होगा ये भी तय हुआ था हमारे उस APC के अंदर, हम सीज फायर लाइन पे जाएंगे और इस पे काम करेंगे। तो ये सारी बातें कुछ भी नहीं हो रहा। मैं अब मुझे नहीं समझ आती कि 13वीं या 14वीं में इतना क्या इशू बन गया कि जिसको आप लेके बैठ के सारी रियासत के काम आप छोड़ गए और जो एग्री कर रहे। कम अज़ कम मैं आज भी ये कहता हूँ, अभी वक्त नहीं गया, ये जो इशू है ये बड़ा वायरल हुआ, सारी दुनिया में इस पे जो है वो आवाज़ उठ रही है। सारी पाकिस्तान में, दुनिया के पार्लियामेंट्स में, यूरोपियन यूनियन ने बात। और मैं ये आखिरी बात ये बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए, हम उसको सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए दे शुड कम फॉरवर्ड, और ये जो बच्चा सोपुर में
जिसका नाना शहीद हुआ, जिस बच्चे की जो इस पे जैसे जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट इस पे एहतजाज पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर होना चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल ऐड करने लगा हूँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। आप दोनों में से जो भी जवाब देना चाहे प्लीज़ आप इनका जवाब दे दें। ये कहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर मुश्तमिल बाख्तियार हुकूमत को पाकिस्तान से तस्लीम क्यों नहीं करवाया जा सका। मेरा सवाल है आपके दोनों मेहमानों से, तो शाह साहब आप जवाब देना पसंद करेंगे? ये शाह साहब, भाई साहब, ये बात मुमकिन नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि हम यूएनसीआर रेजोल्यूशन के मुताबिक इस गवर्नमेंट को चला सकते हैं, उससे आगे बढ़ के ये कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। ये हमारा जो रोल है उसकी हद तक हमें रहने दिया जाए, उसको पाकिस्तान की सपोर्ट जो है उसको हर सूरत में रहनी चाहिए। हमें दुनिया में कोई भी रियासत सपोर्ट नहीं करी माँ से पाकिस्तान की, ये बात याद रखें। मैं मुनासिब दार हूँ, मैं शाह साहब मौजूद थे, मैं और शाह साहब और उस जेनवा में ह्यूमन राइट्स के उस इजलास में गए, तो वहाँ पे अगर आपको शाह साहब आपको याद होगा कि OIC के सेक्रेटरी जनरल ने कश्मीर की बात की, अट्रॉसिटीज की बात की, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की, तो नेक्स्ट इंडिया का नुमाइंदा था, उसने उठ के खड़ा होकर उसने कहा जी ये तो सेक्रेटरी जनरल OIC की ज़ाती बात है, हमारे तो जो इस्लामी मालिक उससे बड़े ज़ाती तल्लुकात है। सिर्फ ओनली ये जो क्या नाम मनीर अकरम नाम है जो आजकल अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा जो नुमाइंदे हैं, ही वाज देयर, ही स्टूड अप। शाह साहब मौजूद थे, मेरे साथ मौजूद थे, उसने खड़ा होकर इस पे उसकी तरदीद की। खुदा की कसम कर कहता हूँ कोई इस्लामी मुल्क का नुमाइंदा उठ के उससे ये बात नहीं की, ये बात गलत कहता है इंडिया का नुमाइंदा, ये असल बात ये है, असल बात ये है। सो पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो हमें सपोर्ट करे। इसमें ये हो सकता है कोई हुकूमत बेहतर ज्यादा में अपनी डिप्लोमेसी अपनी लीडरशिप के हवाले से कर सकती है, कोई हुकूमत जो है वो उस तरीके से नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये आज भी ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट से सारी कश्मीर के हवाले से वो सिंसियर है, वो चाहती है कश्मीर के लोगों को आज़ादी मिले। लेकिन जो बुनियादी बात जो है वो ये है कि आपने कहा तस्लीम किया जाए, तस्लीम ना किया जाए, इसी हमें साथ लेके आगे चले। अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी बात होनी चाहिए, इस्लाम की कौंसिल में हमारी बात होनी चाहिए, दुनिया में हमारी बात होनी चाहिए। हमारे जो नुमाइंदगी हैं, जो हमारे असम्बलियों के नुमाइंदगे हैं, जो हमारे कौंसिल के नुमाइंदे हैं, जो हमारे साफ़ी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुकरा कम्युनिटी से, सबको लेके आगे जाए, आप एग्रेसिव कैंपेन चलाएं। ठीक है, अच्छा आपका जवाब आ गया। अभी हमने अब मैं उम्मीद रखूंगा आप दोनों अहबाब से कि मुख्तसर जवाब देंगे ताकि हम रैप अप की तरफ जा सकें प्रोग्राम को। शाह साहब चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने कह दिया कि इस हुकूमत की कारकर्दगी हर लिहाज से ठीक नहीं रही, और किसी हद तक मैं इनसे इत्तेफाक करूंगा, इसलिए कि आपके बजट इजलास में सीनियर वजीर तारक फारूक साहब को आपने 52 मिनट और 19 सेकंड बात करने का मौका दिया, और उनकी ये 52 मिनट और 19 सेकंड की जो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी उसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हुकूमत के ऊपर, और उन्होंने ये भी कहा कि ये तहरीके आज़ादी का बेस कैंप है, हमने उसके लिए क्या किया। फिर उन्होंने बड़ा एक बुनियादी सवाल उठाया अपने उस तकरीर के अंदर, उन्होंने कहा जी कि 5 अगस्त के बाद हमने क्या किया। फिर उन्होंने कहा कि जी सदर रियासत का काम जो है वो नजर नहीं आया उन्हें। उन्होंने कहा जी कि तसबाती निज़ाम से आगे नहीं बढ़ने दिया, हमें अपनी नाकामी तस्लीम करनी चाहिए। मुझे बताया जाए कि थाने और महकमा माल ठीक चल रहा है, आवाम को इससे फायदा है, 4 साल में कोई अदारा अपग्रेड नहीं किया गया, बुनियादी इंसानी हकूक और मसावात से महरूम रखा गया। हुकूमती वजीर जो सीनियर वजीर है वो असेंबली के अंदर ये बातें कर रहा है, बिल्कुल नाखुश दिखाई दिए तारक फारूक साहब, और आपने हाउस के कस्टोडियन की हैसियत से बड़ा वक्त दिया उनको बात करने का, तो उनकी इस तकरीर ने एक सवालिया निशान उठा दिया आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी पर। क्या कहेंगे शाह गुलाम कादर साहब? शाह साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? वो अली अहमद शाह साहब होते थे हमारे यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के सदर एक जी, मीरपुर थे, तो वो उनको कानून पढ़ाते और टूटी लगाते थे, उनको टूटी शाह भी कहते थे। तो वो जो बात उन्हें सुननी होती थी तो टूटी लगाते। जब जी पहली बात तो ये है कि जी वक्त जो है, जो अगर आपने कहा कि ये 52 मिनट दिया मैंने
जी जी आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी जी, जारी रखें। आप बात को जारी रखें, मैं इसलिए खामोश हो गया था कि आप बात कर सकें। ये सिस्टम का प्रॉब्लम, मेरे ठीक है। अच्छा चले, वो चौधरी साहब का मेरे जोक ठीक था, है चौधरी साहब, चौधरी सिस्टम साहब का का प्रॉब्लम है। चले, वो हमारे, हम दोनों के बड़े हैं, कोई नहीं, आगे बात करते हैं। अच्छा सर, आपने मेरा सवाल सुन लिया? जी शाह साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? अच्छा चौधरी साहब देखें, उन्हें उन्हें शायद हमारी आवाज नहीं आ रही, इशू कि है उनका, नेट का प्रॉब्लम है उनका। उनके नेट का कोई इस तरह इशू है, वरना बड़ा ही मालूमाती प्रोग्राम होना था आज का। तो अब अगर शाह साहब को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो फिर ये सवाल का मैं जवाब लेता हूँ उनसे, तो फिर आगे हम कोई एक एक दो बात करके वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम को। शाह साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? सर नहीं सुन रहे हैं, आप वाइंड अप करें, आप इसको छोड़ें। अच्छा चलें, फिर मैं इस प्रोग्राम को मैं वाइंड अप ही करूंगा, क्योंकि काफी मालूमाती डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, काफी मालूमाती चीजें जो है ना, वो आगे चल के शेयर होने वाली थी। तो ये कहीं से कोई कोई आवाज आ रही है, देखें। जी शाह साहब, शाह साहब को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो ये बेहतर रहेगा कि प्रोग्राम में अभी तशनगी बाकी के हवाले से प्रोग्राम को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नाजरीन, कोशिश ये थी कि 14वीं तरमीम के हवाले से कुछ बात करके मैं आपको बता सकूं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इसके ऊपर क्या किया, और बजट के ऊपर बात हुई थोड़ी सी, और फिर तहरीक आज़ादी के हवाले से अभी अभी बड़ी तशनगी बाकी है, मगर अफसोस के इंटरनेट ना होने की वजह से हमारा ये प्रोग्राम अधूरा रह गया। और आपने शाह गुलाम कादर साहब को भी सुना, जिस हद तक उनका इंटरनेट साथ दे सका। आपने चौधरी लतीफ़ अकबर साहब को भी सुना, मगर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब का जो राब्ता था वो मौसर था, अगर हम उसका तजिया करें शाह गुलाम कादर साहब के इंटरनेट के साथ। तो नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? मुझे तो तशनगी बाकी है बिल्कुल। जो कुछ मवाद था डिस्कस करने का, वो अभी बाकी है हमारे पास। तो चलें देखते हैं इन फ्यूचर, अगर कहीं इन दोनों अहबाब के पास इंटरनेट का कोई मौसर ज़रिया हुआ तो हम इनसे बात करके कुछ चीज़ों को आगे पहुंचाएंगे। असल शाह साहब की बातों से हमें हुकूमत की कारकर्दगी और मौक़िफ़ पता चलना था, मगर ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जो राब्ता है इंटरनेट का वो गैर मयारी है। तो इस प्रोग्राम को मैं इस गुजारिश के साथ ख़त्म करता हूँ हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, कि आप इंटरनेट की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। अभी शाह साहब ने प्रोग्राम में कहा कि जी ये अदारों का काम है, हमारा काम नहीं है। वो कौन सा अदारा है जो हुकूमत के ताबे नहीं आता? और ये जो मवासलाती अदारा, ये जो भी इंटरनेट या IT का जो डिपार्टमेंट है, यकीनन उसका आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल ताल्लुक बनता है। अगर नहीं भी बनता तो वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से ही आप इसको अगर ले लें, तो ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर की बहरहाल जिम्मेदारी है कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मौसर इंटरनेट का बंदोबस्त करें। और बाकी आपने प्रोग्राम सुना, प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग का मयार आज़ाद कश्मीर में नाकस इंटरनेट की वजह से मौसर नहीं था। उस पर आप मुझे भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वाशिंगटन से बैठ के मैं इंटरनेट के अलावा मेरे पास और कोई जरिया नहीं है कि मैं किसी मेहमान को प्रोग्राम में ला के उससे बात करके आपके साथ शेयर करूं। तो नाजरीन, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा किसी और मौजू के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर होगा नया प्रोग्राम लेके। तो अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक खुर्शीद उस्मान अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।